प्राइम टाइम न्यूज एट 9। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। वक्त हो गया है प्राइम टाइम न्यूज एट 9 का, जिसमें हम आपको तमाम खबरें बताएंगे। स्वागत है आपका। साफ तौर से आज दिन भर की बड़ी खबरों और उनसे उठ रहे सवालों को लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। इस दौरान हम आपको उन खबरों की तह तक ले जाने की कोशिश करेंगे जिससे आप भी सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आप इन खबरों और खबर की तह तक जरूर पहुंचें। साफ तौर से अब हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्वोत्तर की उस खबर की जिसका असर पूरे परिप्रेक्ष्य पर पड़ रहा है। पीएम मोदी ने शनिवार को मणिपुर के इंफाल में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। पिछले कुछ दिनों से विपक्ष पर हमलावर हुए पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये विश्वास दिलाने आया हूं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर में सेवा करने का अवसर दी। हमें सिर्फ 5 साल दीजिए, उनको आपने 15 साल दिए हैं। 15 साल में जो काम उन्होंने नहीं किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 महीने में वो करके दिखाएगी आपको। 15 महीने में करने का मैं वादा करता हूं भाई। महीने में 5 दिन 7 दिन ये नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री और मंत्री दिल्ली में ही बैठे रहते थे। क्या करते थे भगवान जाने। और उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय की सरकार, उस समय के पार्टी के नेता इन नॉर्थ ईस्ट से आए हुए नेताओं को मिलने का समय तक नहीं देते थे, समय तक नहीं देते थे। आज भाइयों बहनों, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी दल का मुख्यमंत्री हो, मुझे जब भी मिलने के लिए कहता है, मेरे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों के लिए खुले होते हैं। हिंदुस्तान में जो औसत बिजली की कमी है, उससे मणिपुर में 2.5 गुना कमी है। अगर मणिपुर को भारत सरकार बिजली देने को तैयार है, सस्ते में देने को तैयार है, लेकिन मणिपुर की कांग्रेस सरकार आपके घर में उजाला नहीं जलाने देना चाहती, आपको अंधेरे में रखना देना चाहती है। मणिपुर सरकार को लगता है कि बिजली आएगा तो लोग टीवी चलाएंगे और टीवी में पता चल जाएगा कि इतना रुपया आया है लेकिन खर्च नहीं हुआ है, तो वो चली जाएगी सरकार, इसलिए बिजली भी नहीं देती। तो ये मणिपुर की बर्बादी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कांग्रेस को घेरा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की कांग्रेस सरकार को कोसा और जमकर आरोप भी लगाए। आइए आपको बताते हैं कि पीएम ने क्या कहा है। पीएम का आरोप है कि मणिपुर में सरकारी नौकरियों के रेट फिक्स हैं, मंत्री के यहां खाना बनाने का भी रेट है। दिल्ली पुलिस में मणिपुर के नौजवानों को रोजगार देने का हमने काम किया है, ये भी पीएम का उन्होंने लगाते हुए बताया। यहां पर भारत सरकार के पैसे मिलने के बाद भी योजनाएं लागू नहीं होती हैं। ये तमाम बातें पीएम मोदी ने मणिपुर की सरकार पर लगाए, ये आरोप लगाए। पीएम ने कहा कि जब 1000 और 500 के नोट बंद हो गए तो सबसे पहले कांग्रेस वाले भागदौड़ करने लगे। पीएम मोदी ने कहा कि जो जनता को ब्लैक में खरीदारी करने पर मजबूर करे, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि राज्य में सुविधाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी है, इसके बाद भी रास्ते पर नाकेबंदी चल रही है। खेल जगत में मणिपुर के लोगों ने नाम रोशन किया और इसलिए हमने खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए पैसे भी आवंटित कर दिए हैं। अब मणिपुर को 10% वाला नहीं 0% वाला मुख्यमंत्री चाहिए, ये भी बात उन्होंने कह दी, ये भी तंज उन्होंने कस दिया। उन्होंने 10% कमीशन के लिए चाहिए, वो लोग 10% कमीशन मांगते हैं, उन्हें 10% कमीशन के लिए चाहिए और मुझे 100% विकास के लिए वोट चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने कहा। जो भी हो, मोदी की सभा के बाद इस फैक्टर का रंग और भी गाढ़ा होगा, ऐसा माना जा रहा है। आइए जानते हैं ये क्यों जरूरी है, नमो फैक्टर की चर्चा करना क्यों जरूरी है, ये भी जान लेते हैं। मणिपुर में परिस्थितियां
और भी ज्यादा खराब हुई हैं। मणिपुर में पिछले 15 साल से कांग्रेस का राज रहा है। असम के बाद ये पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य है जहां बीजेपी पूरे जोशो खरोश से चुनाव मैदान में उतर गई है। ये राज्य अलगाववादी गुटों की अराजकता, लगातार होने वाले ब्लॉकेड, फर्जी एनकाउंटर, प्रशासनिक भ्रष्टाचार आदि से बुरी तरह से जूझ रहा है। जनता 3 महीने से जारी नाकेबंदी से जूझ रही है और घंटों की लाइन से भी परेशान है। घंटों लाइन लगाकर 150 से 200 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को भी मजबूर है। महिलाओं को गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारों में जूझना पड़ रहा है। इन समस्याओं के कारण ही भाजपा को करीब साल भर पहले विधानसभा सीटों के लिए जो 2 हुई थी विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में जीत मिली थी। कई स्थानीय निकायों में भी भाजपा को अच्छी सफलता मिली है। जीत के बाद ही बीजेपी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। पूर्ण बहुमत से अधिक सीटें पाने के लिए उसकी ओर से किए जा रहे प्रयासों ने ही यहां मोदी फैक्टर को चर्चा में ला दिया है। राजनीतिक विश्लेषक सहमत हो या ना हो, उनकी सहमति हो या ना हो, लेकिन मणिपुर में पीएम के भाषण के मद्देनजर यह कहा जा सकता है कि मणिपुर में नमो फैक्टर प्रभावी हो चुका है। इंफाल में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली से न सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार दिशा उनको मिलने की उम्मीद पाले बैठे हैं, बल्कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी मोदी के भाषण का इंतजार कर रहे हैं। तो मणिपुर में ये परिस्थितियां देखने को मिली और खराब होती गई परिस्थितियां। 15 साल से कांग्रेस का राज रहा और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि ये पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य है, लेकिन यहां पर 10% मुख्यमंत्री लेते हैं तमाम कामों को करवाने के लिए, लेकिन मुझे 10% नहीं चाहिए। वो लोग 10% लेते हैं, मुझे 100% समय चाहिए विकास के लिए। प्रधानमंत्री की ओर से ये मणिपुर के लिए कहा गया है। तो ये जो मणिपुर में अभी जो स्थितियां हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा भयावह हैं। वहां पर इन्हीं स्थितियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। अब जवाब सामने आता है या नहीं ये देखना होगा, ये तो वक्त बताएगा। अब हम बात करेंगे अमेरिका की, जहां पर नस्लीय हमला हुआ। हमने कल भी आपको इस बारे में खबर बताई थी, लेकिन उसके आगे की खबर, उसके आगे का विश्लेषण क्या है वो भी आपको बताते हैं। अमेरिका में मारे गए भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिवोतला की पत्नी सुनैना डमाला ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और जब चुप्पी टूटी है तो एक पत्नी का दर्द छलक उठा। उन्होंने ह्यूस्टन में श्रीनिवास की कंपनी गार्मिन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कंसास में नौकरी करने वाली सुनैना के शब्दों में क्या दर्द छलका, आइए आपको बताते हैं। ट्रंप सरकार की नीतियां अमेरिका के अल्पसंख्यकों में डर पैदा कर रही हैं। क्या हमारा वाकई अमेरिका से वास्ता है? अमेरिका में अल्पसंख्यकों पर हमलों ने मेरे मन में अमेरिका में रहने पर शक पैदा जरूर कर दिया था, लेकिन श्रीनिवास ने समझाया था कि अमेरिका में अच्छी बातें भी होती हैं। मुझे इस बात पर अब शक है कि अमेरिकी सरकार इस तरह के गुनाह रोकने के लिए कारगर कदम उठाएगी। साफ तौर से नस्लीय हमलों को लेकर अब शक हो रहा है वहां पर रहने वालों को। आपको याद होगा कि गुरुवार को कंसास शहर के ओलेथ इलाके में एक शख्स ने श्रीनिवास समेत 3 लोगों को गोली मार दी थी। ये तीनों उस वक्त ऑस्टिन बार एंड ग्रिल नाम के रेस्तरां में बैठे थे। गोली चलाने वाला एडम पैरिंगटन नाम का शख्स पूर्व नौसैनिक है। एडम ने गोली चलाने से पहले चिल्लाकर कहा था कि मेरे देश से निकल जाओ। ये बहुत बड़ी बात है। ये नारा अपने आप में बहुत बातें कहता है। हालांकि हमले के संदर्भ में यह भी कहा जा रहा है कि हमलावर ने इन लोगों को मध्य पूर्व का समझ लिया था, गलती से गोली मार दी। गोलीबारी में 32 साल के आलोक मदासानी के अलावा 24 साल के अमेरिकी नागरिक ग्रिलॉट भी घायल हुए थे। चश्मदीदों की माने तो उनके मुताबिक ग्रिलॉट ने घटना के वक्त बीच बचाव की कोशिश की थी, लेकिन श्रीनिवास 32 साल के श्रीनिवास गार्मिन कंपनी में 2014 से वो काम कर रहे थे। उन्होंने साल 2005 में हैदराबाद की जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की डिग्री भी हासिल की। तो ये श्रीनिवास के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं जिन पर हमला हुआ। बीटेक पूरी करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे। यहां उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से साल 2007 में मास्टर्स डिग्री को भी हासिल किया। उनकी पत्नी सुनैना भी कंसास की ही एक टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करती हैं, लेकिन अपने पति को खोने के बाद सुनैना की जिंदगी अब सूनी हो गई है।
उधर भारत ने अमेरिका से इस मामले में तेजी से जांच करने को कहा। वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के प्रवक्ता प्रतीक माथुर ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी सरकार ने हमले की निंदा करते हुए हमें विश्वास दिलाया है कि वो मामले में गहन जांच कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार परिंतोन बहस के बाद ये बार में चला गया था, लेकिन फिर वो बंदूक लेकर वहां से वापस आया और तीनों को गोली मार दी। ये अब तक की अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। बार के संरक्षक उस समय बास्केटबॉल मैच देख रहे थे। आरोपी एडम परिंतोन, जो 51 साल का है, को घटना के 5 घंटे के बाद गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर हत्या और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। अब स्थानीय पुलिस के साथ FBI भी मामले की जांच कर रही है। आरोपी पर सोची समझी साजिश के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया और उसकी जमानत राशि 20 लाख अमेरिकी डॉलर तय की गई है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का अमेरिका के विकास और अमेरिका के लोगों को नौकरी देने में कितना अहम रोल है, वो हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है भारत के लोगों का अमेरिकियों को नौकरी देने को लेकर। क्या कुछ रोल है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फर्स्ट का नारा दिया था। इस नारे का युवा अमेरिकियों पर असर पड़ा है और वो इस नारे को बेहद पसंद करते हैं। युवा अमेरिकियों की नजर में एशियाई देश, विशेषकर भारतीय नागरिकों ने वहां की बड़ी नौकरियों पर कब्जा कर लिया है। ये वहां के युवाओं की सोच है। सिलिकॉन वैली में भारतीयों के वर्चस्व से अमेरिकी बहुत खुश नहीं है। भारतीय उद्यमियों ने अपनी मेहनत से अमेरिका में बड़ा मुकाम हासिल किया और वो अमेरिकियों को नौकरी देते हैं। इसे अमेरिकी अपना अपमान समझते हैं। ये युवाओं के मन में ये बात बैठ गई है। डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी जुमलेबाजी के बाद भी ये बात और भी ज्यादा घर कर गई है। इन्हीं कारणों से अमेरिकी समय समय पर इस तरह की प्रतिक्रिया देते रहे हैं वो साफ तौर से। अब आपको बताते हैं कि गोली चलाने से पहले हमलावर ने क्या कहा था। एडम ने गोली चलाने से पहले चिल्लाकर कहा था कि मेरे देश से निकल जाओ। आरोपी एडम अमेरिकी नौसेना में भी काम कर चुका है, ये भी बात सामने आई। अब एक नजर डालते हैं कि कौन थे श्रीनिवास। श्रीनिवास कौन थे ये भी आपको बताना जरूरी है। 32 साल के श्रीनिवास गार्मिन कंपनी में 2014 से काम कर रहे थे। उन्होंने साल 2005 में हैदराबाद की जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की डिग्री हासिल की थी। बीटेक पूरी करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। यहां उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से साल 2007 में मास्टर्स डिग्री हासिल की। उनकी पत्नी सुनैना भी कंसास की ही एक टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करती हैं। अब सुनैना की जिंदगी से श्रीनिवास जुदा हो चुके हैं। उनकी मांग का सिंदूर मिट चुका है और रह गई है सिर्फ अपने पति और उसके प्यार की यादें। ये यादें ही दर्द बनकर आंसुओं के रूप में निकलेंगी और जब दर्द छलका तो सुनैना के मुंह से वो शब्द निकले जो अमेरिकी समाज की प्रतिक्रियावादी तत्वों की वास्तविकता को बयान तो कर ही देते हैं। अब अमेरिका की सरकार को आत्मविश्लेषण करना ही होगा, क्योंकि छवि बनने में देर लगती है, लेकिन उसके खराब होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वाकया काफी है। अगर इस तरह की बात सामने आ रही है तो अमेरिकी सरकार को ध्यान देना ही होगा कि आपने जो छवि बनाई है, जो विविधता से भरी अमेरिका की छवि है, उस पर दाग लगने के लिए ये एक घटना ही बहुत बड़ी है, काफी है। अब हम आपको एक ऐसी पॉजिटिव खबर से रूबरू कराएंगे जिसको सुनकर आपके और खास तौर से हमारे देश के किसानों के चेहरे खिल उठेंगे, क्योंकि सरकार ऐसी तकनीक से बने सुपर कंप्यूटर खरीदने जा रही है जिससे मौसम की सटीक, सही और तेजी से जानकारी इकट्ठा की जा सकेगी। अभी तक हमारा मौसम विभाग ब्रिटिश सरकार के समय से शुरू किए गए तरीके अपनाकर मौसम के बारे में हमें जानकारी देता था। कई बार उल्टी भी जानकारियां हो जाती थी। उम्मीद की जा रही है कि 2017 में हम भी इस नई तकनीक को अपनाकर हाईटेक हो जाएंगे। $60 मिलियन खर्च करके यूएस मॉडल पर बने इस कंप्यूटर को हम अब खरीदने भी जा रहे हैं। ये सुपर कंप्यूटर वर्तमान समय से 10 गुना तेज काम कर सकेगा, जिससे भारत में खेती से होने वाली उपज में करीब 15% तक इजाफा हो सकेगा। ये देश के किसानों के लिए एक पॉजिटिव खबर है जिसे हमें आपको दिखाना भी जरूरी था, आपका समझना भी जरूरी था। इस खबर को देखकर आप भी समझेंगे। वैसे भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है और देश के 80% हिस्से में खेती की जाती है।
इसीलिए किसानों को मौसम से संबंधी जानकारी सही ना मिलने की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। कभी बारिश तो कभी तेज आंधी तूफान में किसान की मेहनत पर मौसम की ऐसी मार पड़ती है कि कर्ज में डूबे किसान को सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझता। देश के किसानों की ऐसी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस कंप्यूटर को खरीदने की पहल की है, जो 3 डायमेंशनल तकनीक से भारतीय मौसम की सटीक जानकारी को मुहैया करवाएगा। इस सुपर कंप्यूटर की क्या क्या खासियत है वो हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए अब दिखाते हैं कि आखिर इसमें खासियत क्या क्या है। सुपर कंप्यूटर की विशेषता है यूएस मॉडल पर बना है ये सुपर कंप्यूटर, जो भारत सरकार अब खरीदने वाली है। इसको खरीदने की कीमत है $60 मिलियन की कीमत से इसे खरीदा जाएगा। यह सुपर कंप्यूटर वर्तमान समय से 10 गुना तेज काम कर सकेगा, जिससे खेती से होने वाली उपज में करीब 15% तक इजाफा हो सकेगा। हाईटेक होने वाले मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस सुपर कंप्यूटर से किसानों को मौसम का मिजाज जानने में और भी ज्यादा आसानी होगी। अभी जितनी आसानी है उससे ज्यादा आसानी होगी। किसानों को यह पता चल सकेगा कि किस समय धान को बोया जाए या फर्टिलाइजर खेतों में छिड़की जाए। इससे किसानों की मेहनत खेतों में अधिक पैदावार के रूप में दिखेगी। लेकिन वर्तमान समय में किसानों के हालातों को हम देश की विडंबना ही कहेंगे कि देश की भूख मिटाने वाला किसान खेतों में कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी अपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पाता। इसमें तमाम चीजें इसके कारक हो सकते हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जिसको लेकर हमें सोचना चाहिए। मौसम की मार उस पर ऐसी पड़ती है कि उसकी मेहनत उसके आंसुओं में बह जाती है। आंकड़े बताते हैं कि फसल बर्बाद होने की वजह से कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या करते हैं। वहीं सरकार का यह सुपर कंप्यूटर खरीदना किसानों को राहत देगा। सुपर कंप्यूटर से मिली जानकारी चावल, गेहूं, चीनी और कॉटन के दूसरे बड़े उत्पादकों की पैदावार बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। हालांकि मौसम विभाग मौसम की जानकारी संयुक्त रूप से 5 रीजन्स के लिए जारी करता है, राज्यों के लिए यह नहीं जारी करता। इसीलिए अभी के मौसम विभाग की जानकारी से पूरे देश के किसानों को सहायक या सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। सुपर कंप्यूटर से क्या और कितनी राहत किसानों को मिल सकती है, ये भी हम आपको दिखाते हैं, इन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। कितना प्लस है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की जानकारी से चावल, गेहूं, चीनी और कॉटन के दूसरे बड़े उत्पादकों की पैदावार बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी। अभी मौसम विभाग केवल 5 रीजन्स के लिए जानकारी उपलब्ध करता है, जिसकी वजह से देश के बाकी राज्यों के किसानों को किसी भी तरह की सहायता नहीं मिल पाती है। तो ये बात है कि कितना प्लस है सुपर कंप्यूटर। अब हम उम्मीद ये करते हैं कि 2017 में हम पुरानी तकनीक को अलविदा करके मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए नए सिरे से शुरुआत कर सकेंगे, जिससे देश में होने वाली खेती में सुधार आ सकेगा। हम आशा करते हैं कि नई तकनीक से बना सुपर कंप्यूटर किसानों के हालात और उनके जीवन की दशा को सुधारने में बड़ा रोल अदा करेगा और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला सहायक होगा। ये हम उम्मीद जरूर करते हैं। और अब अमेरिकी कांग्रेस की बात कर लेते हैं। वहां पर वीजा कटौती को लेकर लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ भारत ने लॉबिंग को तेज कर दिया है। इस कटौती की वजह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे दक्षिण एशियाई देशों के कुशल कामगारों के लिए नौकरियों का संकट पैदा हो गया था। इन देशों के 35 लाख से अधिक लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में अगर यह कहा जाए कि अमेरिका में सबके हितों की लड़ाई अकेले भारत लड़ रहा है, तो यह अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। पीएम इस मुद्दे पर पहले ही अमेरिका से अपनी चिंताओं को अवगत करा चुके हैं। इस संदर्भ में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी देख लेते हैं। भारत की खरी खरी देखने को मिली है। निर्मला सीतारमण ने कहा, हमने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से भारत के नागरिकों के लिए बात की है। 150 अरब डॉलर की आईटी इंडस्ट्री से जुड़े अमेरिकी नागरिकों के हितों के बारे में भी उन्हें बताया है। अमेरिका में भारतीय निवेश ने अमेरिकी लोगों को रोजगार दिया है। इस बात को अमेरिकी प्रशासन के ध्यान में लाया गया है, ये बात उन्होंने कही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी लोगों को अपील की है। आइए अब आपको यह भी बताते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा है। पीएम की अपील अमेरिका से उन्होंने अनुरोध किया है कि वो कुशल भारतीय कामगारों को खुले मन से स्वीकार करें।
ये बात अमेरिका भी जानता है कि टाटा कंसल्टेंसी, इंफोसिस और विप्रो जैसी भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने 1990 के दशक में वॉर 2 की समस्या से निपटने में पश्चिमी देशों की कंपनियों की मदद की थी। और इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर दीजिए। हमारे फेसबुक पेज सुदर्शन न्यूज और @सुदर्शन टीवी से आप ट्वीट भी हमें कर सकते हैं। जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको एक गीत के साथ। दीजिए इजाजत। जय। Prime Time News at 9.